कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड में कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, आज की डिस्कशन हमारी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाउडनेस। लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउड साउंड और फेंट साउंड जिस बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है लाउडनेस। कोई साउंड कितनी लाउड है, कितनी ऊंची है या कितनी कम है, वो उसकी लाउडनेस कहलाती है। एग्जाम्पल में डिस्कस हुआ है कि जब हम आपस में क्लोज बैठे हुए बात करें तो उस टाइम पे हमारी आवाज़ कम होती है, इसका मतलब है हमारी लाउडनेस जो है वो कम है। और अगर हम पब्लिक गैदरिंग में कहीं आउटसाइड बात कर रहे हों तो हमें अपना वॉल्यूम जो है वॉइस ज़्यादा करनी पड़ती है। इट मीन्स हमारी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है। लाउडनेस डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करने की वजह से ही साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या थोड़ा है, उसका लाउडनेस पे क्या इफ़ेक्ट है। The loudness of the sound varies directly with the amplitude of the vibrating body. वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का जितना कम होगा उतनी साउंड जो है वो फेंट होगी। लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हमारे पास साउंड वेव में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो हमारे पास साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगी वो भी स्मॉल एम्पलीट्यूड की होगी। तो लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा और क्वाइट साउंड जो स्लो साउंड होगी, फेंट साउंड होगी, उसका एम्पलीट्यूड भी स्मॉल होगा। एग्जाम्पल में सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्कस किया हुआ है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सितार विल बी लाउड इफ यू प्लग इट्स वॉइस मोर वायलेंटली। सेकेंड एग्जाम्पल ड्रम की है कि अगर हम ड्रम को फोर्सफुली बीट करें तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी और हमें ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है उतनी ज़्यादा लाउडनेस है। सेकंड फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जो एक्चुअल सोर्स है साउंड का, वाइब्रेशन का, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग एरिया, उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। और जितनी छोटी बॉडी होगी, जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना वाइब्रेटिंग एरिया कम होगा, उतनी लाउडनेस कम होगी, साउंड जो है वो फेंट होगी। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम, एक लार्ज ड्रम है और एक स्मॉल ड्रम है। लार्ज ड्रम को बीट करेंगे, एक तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और सेकंड उसका एरिया ज़्यादा है, इस वजह से उसकी साउंड लाउड है। और स्मॉल जो ड्रम है उसका एम्पलीट्यूड भी कम है, वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो भी कम है, इसी वजह से उसकी जो साउंड है वो फेंट है। ट्यूनिंग फॉक जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम उसको रबर पैड पे स्ट्राइक करें तो उससे हमारे पास बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है। और अगर उसी ट्यूनिंग फॉक को हम किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर वर्टिकली रख दें तो हमारे पास वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सरफेस भी उसके साथ वाइब्रेट करेगी। तो जब वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे पास उस ट्यूनिंग फॉक की साउंड जो है वो लाउड हो जाएगी। From this we can conclude that the loudness increases with the area of the vibrating body. वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया इंक्रीज करने से लाउडनेस इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया छोटा है तो लाउडनेस कम होगी, साउंड विल बी फेंट। द थर्ड फैक्टर फॉर लाउडनेस इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एक लिसनर है जो साउंड को लिसन कर रहा है, सुन रहा है, और दूसरा सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इन दोनों का डिस्टेंस लाउडनेस इस पे भी डिपेंड करती है। अगर लिसनर ज़्यादा डिस्टेंस पे है सोर्स से तो उसको साउंड जो है
वो फेंट सुनाई देगी, उस तक साउंड कम पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी और लाउडनेस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होती जाएगी। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि वेव्स जो हैं ये डाई डाउन होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जितना दूर जाती जाएंगी इनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। जब एम्पलीट्यूड कम हुआ तो उस टाइम पे साउंड जो है वो भी फेंट हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर जो बुक में हेडिंग की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया गया है, यहाँ पे इसको हम फर्दर ऐड कर लेंगे। द फोर्थ फैक्टर इज़ फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर। जो भी साउंड को सुन रहा है उसके कानों की फिजिकल कंडीशन क्या है। अगर हेल्दी ईयर्स हैं, सेंसिटिव ईयर्स हैं, तो उसको साउंड जो है वो ज़्यादा सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। और अगर वीक ईयर्स हैं, उसकी समात जो है वो वीक है, तो उसको वही साउंड कम सुनाई दे रही होगी, फेंट सुनाई दे रही होगी। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। इसका मतलब ये है कि लाउडनेस अगर हम मेजर कर रहे हैं तो जो फिज़िकल कंडीशन है ईयर्स की वो भी मैटर करती है। ये 4 फैक्टर्स हैं कि जो लाउडनेस को एक्सप्लेन करते हैं, जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी का वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड है उतनी ज़्यादा लाउडनेस है। जितना ज़्यादा एरिया है वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस उतनी ज़्यादा है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और फोर्थ फैक्टर है फिज़िकल कंडीशन ऑफ लिसनर्स ईयर्स। अगर हेल्दी कंडीशन के ईयर्स हैं, सेंसिटिव ईयर्स उनको कहेंगे, उनको साउंड लाउड सुनाई देगी। और वही साउंड एक डिफेक्टिव ईयर है किसी के, अगर उसको हियरिंग लॉस है तो उसको वही साउंड कम सुनाई दे रही होगी, फेंट सुनाई दे रही होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स पे डिपेंड नहीं करती, जो कानों की समात है उस पर डिपेंड नहीं करती, और उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है लाउडनेस, और लाउडनेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की पिच। Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. एक तेज़ आवाज़ और दूसरी सॉफ्ट साउंड हम इसको कह सकते हैं ग्रेव साउंड। इन दोनों में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है उसका नाम है पिच। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। हमने जो लाउडनेस की डिस्कशन की है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितनी वेव्स पास आउट हो रही हैं। जितनी ज़्यादा वेव्स एक सेकंड में पास होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी, उतनी साउंड जो है वो श्रिल होगी, तेज़ आवाज़ होगी। जैसे एम्बुलेंस है, पुलिस व्हीकल्स हैं, उनका जो विसल है उनकी साउंड जो है वो श्रिल है, तेज़ आवाज़ है, कानों को चुभती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। इट मीन्स कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो पास कर रहे हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उतनी साउंड जो है वो श्रिल है, उतनी पिच ज़्यादा है, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच कम होगी, उतनी साउंड जो है वो ग्रेव होगी। राइट साइड पे फिगर में यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है। मेन पोजीशन से अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों का, लेकिन ये जितनी हमने वेव पोर्शन लिया है इसमें 2 वेव्स, यहाँ पर वेव्स कितनी हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स देखें। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जो ये टॉप वाली वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ वेव्स कम है, उसकी पिच लो है, वो लो फ्रीक्वेंसी है। जो हाई फ्रीक्वेंसी है जिसकी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं वो हाई पिच है। जो हाई पिच होगी उसकी श्रिल
साउंड होगी और जो लो पिच होगी उसकी साउंड को हम कहेंगे ग्रेव साउंड। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मैन, देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। लेडीज और चिल्ड्रन की जो वॉइस है वो श्रिल होती है, इसका मतलब ये है कि उनकी पिच ज़्यादा है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड, ये यहाँ पे दोनों के दरम्यान में रिलेशन एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सेम एम्पलीट्यूड के साथ इनकी लाउडनेस सेम होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन पिच डिफरेंट है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज साउंड इज लाउडनेस, जो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकेंड इज पिच विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, जो हमारी पिच और लाउडनेस में डिफ्रेंशिएट करे, उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। अब पिच और लाउडनेस, नंबर ऑफ वेव्स और एम्पलीट्यूड, ये दोनों सेम हैं, लेकिन साउंड हमें डिफरेंट सुनाई देती है। ये प्रॉपर्टी है क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि उस वेव की क्वालिटी डिफरेंट है। राइट साइड पे फिगर जो आपको वेव फॉर्म दी हुई हैं, तीन इंस्ट्रूमेंट हैं, एक ट्यूनिंग फॉक है, सेकंड फ्लूट और क्लैरिनेट थर्ड, ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो डिस्टेंस, वो लेंथ, वो हाइट वो सेम है। और तीनों वेव्स में, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स ने जो वेव्स प्रोड्यूस की है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तीन वेव्स पास आउट हो रही हैं तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में, मीन्स एम्पलीट्यूड भी सेम है, पिच भी सेम है। लेकिन अगर हम ये तीन इंस्ट्रूमेंट एक रूम में प्ले करें तो डिफ्रेंशिएट करके बता सकेंगे हम कि ये आवाज़ ट्यूनिंग फॉक की है, सेकंड नंबर पे फ्लूट की है और थर्ड नंबर पे क्लैरिनेट की है। कौन सी चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है? अगर वेव फॉर्म को देखा जाए तो वो चीज़ इसकी साउंड को डिफ्रेंशिएट कर रही है। ट्यूनिंग फॉक की वेव जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड वेव जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में है, और फ्लूट की अगर देखें तो मेन पोजीशन से ऊपर हमारी ये साउंड चेंज हो रही है। ये जो इसमें एम्पलीट्यूड में, ये इस वेव फॉर्म में जो चेंजिंग आ रही है ये मेन पोजीशन से नीचे नहीं है, मेन पोजीशन से ऊपर ये हमारी वेव फॉर्म चेंज हो रही है, इसलिए इसकी साउंड ट्यूनिंग फॉक से डिफरेंट है। और जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है इसकी वेव फॉर्म अगर देखें, पीक पोजीशन पे जाने से पहले इसकी वेव फॉर्म चेंज हो रही है, और मेन पोजीशन से नीचे भी जो इसकी सेकंड लोएस्ट पीक है उसमें भी ये स्मूथ वेव नहीं है, इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं वेव फॉर्म में। ये चेंजेस जो हैं क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रही हैं। ट्यूनिंग फॉक की साउंड क्वालिटी डिफरेंट है, फ्लूट की डिफरेंट है, और थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लैरिनेट जो है इसकी डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर सेम भी हों तब भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो या तीन या डिफरेंट साउंड्स में, डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी। यही सारी डिटेल यहाँ पर डिस्कस हुई है। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड ए फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। ये किस वजह से है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। इनकी क्वालिटी डिफरेंट है, ऑल्दो लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। और इनकी वेव फॉर्म जो है डिफरेंट है, जो हमें इसकी क्वालिटी डिफरेंट बता रही है। सो देयर क्वालिटी इज डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ वापस रिवाइज कर लें कि हमने ये पढ़ लिया था कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। साउंड भी वेव है तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। इंटेंसिटी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। साउंड वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं उसको जो टर्म्स एक्सप्लेन करती है उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द साउंड वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, साउंडिंग बॉडी,
वहाँ से साउंड वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं लिसनर तक। The intensity of sound depends on the amplitude of sound wave and is defined as। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से 1 मीटर एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 यूनिट एरिया, कितनी साउंड एनर्जी पर सेकंड, 1 सेकंड में पास हो रही है एक यूनिट एरिया में। और वो एरिया कैसे पड़ा हुआ है? हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर हम एक यूनिट एरिया रखें। उस एरिया से कितनी साउंड एनर्जी 1 सेकंड के अंदर पास आउट हो रही है, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हमारी ये साउंड वेव है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है अगर राइट साइड पे है, हम इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया रख लें और उस एरिया से मेजर करें कि 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास आउट हो रही है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, 1 सेकंड में साउंड एनर्जी कितनी पास कर रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। जो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, किसके परपेंडिकुलर है? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मेजर करेंगे और इसका यूनिट है, यूनिट हम इसी से ही निकाल सकते हैं। डेफिनेशन से हम फार्मूला भी बना सकते हैं और यूनिट भी बना सकते हैं। ये हम 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। साउंड एनर्जी है, एनर्जी को आप ई से रिप्रेजेंट कर लें। पासिंग पर सेकेंड, एनर्जी ई पर सेकेंड मीन्स टाइम। अगर हम एनर्जी का यूनिट जॉल है और उसको डिवाइड कर दें टाइम से, जूल्स पर सेकेंड होता है वॉट। इसका मतलब ये है यहाँ तक यूनिट बन चुका है वॉट। थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट बन गया। साउंड एनर्जी का यूनिट है जूल और पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड होता है वॉट। जो हमने पावर में भी यूनिट पढ़ा था, पावर क्या है? जूल पर सेकेंड ही है, वर्क पर यूनिट टाइम। जूल्स पर सेकेंड वॉट थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से वो कितने वॉट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। पर हेल्ड परपेंडिकुलर, ये तो अब उसकी डायरेक्शन है कि परपेंडिकुलर उसको रखा हुआ है, लेकिन हमारा यूनिट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वॉट पर स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर और पर इसलिए है कि हम पर यूनिट एरिया इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वॉट पर स्क्वायर मीटर। इस इंटेंसिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, किस साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या है, दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। साइड ब्लॉक्स को अगर डिस्कस करें, थिन वॉल्ड, ये सब डिस्कशन हमारी साउंड वेव्स पे ही हैं कि साउंड वेव्स कैसे हमारे डेली लाइफ में प्ले आउट कर रही होती हैं। थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय साउंड वेव्स। जो ये ग्लास गॉबलेट्स हैं, ये थिन वॉल्ड, अगर इसकी वॉल जो है वो थिन है, वो वाइब्रेट करते हैं अगर एक कोई भी साउंड वेव उनको हिट करे। दिस इज़ ड्यू टू अ फिनोमिना ऑफ साउंड नोन एज रेजोनेंस। ये साउंड से ही रिलेटेड एक फिनोमिना है रेजोनेंस, उसकी वजह से ये हमारे जो ग्लास गॉबलेट्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस अ लाउड नोट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सच दैट इट वाइब्रेट्स द ग्लास सो मच दैट इट शैटर्स। कुछ सिंगर्स जो हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की साउंड अपने इंस्ट्रूमेंट से जनरेट करा के इस ग्लास गॉबलेट को
ब्रेक भी कर सकते हैं, शैटर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउंड वेव से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब इंटेंसिटी लेवल में हम पढ़ेंगे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, ह्यूमन की कितनी है, एनिमल्स की कितनी है, किस रेंज की साउंड इंटेंसिटी हम हियर कर सकते हैं, हमारे लिए ऑडिबल है, और कौन सी रेंज हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। जैसे लाइट को अगर हम देखें तो उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको हम, जो हमारे लिए विजिबल है, हम उसको देख सकते हैं, और बाकी जो है हम उनको देख नहीं सकते। यूवी रेज हैं, वो भी लाइट ही है। इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है जो हमारे लिए विजिबल है। ऐसे ही ऑडिबल जो साउंड है वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो भी साउंड होगी वो हमारे लिए ऑडिबल है, और जो उस रेंज से कम या उस रेंज से ज़्यादा होगी वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। लेकिन बाकी एनिमल्स के लिए वो ऑडिबल हो सकती है। सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स whose frequency lies between 20,000 Hz to 25,000 Hz। बाज़ लोग साइलेंट विसल यूज़ करते हैं डॉग्स को कॉल करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। इट इज़ साइलेंट फॉर ह्यूमन, ये हमारे लिए साइलेंट है क्योंकि हमारी ये ऑडिबल रेंज से बाहर है, बट नॉट फॉर डॉग्स, डॉग के लिए साइलेंट नहीं है। उनको, वो हमारे लिए जो साइलेंट है उनको उसकी आवाज़ आ जाएगी, बिकॉज the audible frequency range for dogs is much higher। डॉग्स की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा है, तो हमारे लिए ये साइलेंट विसल होगा, हमें इसकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन डॉग्स को उनकी आवाज़ आ जाएगी। Why the voice of women is more shrill than that of men? Because their pitch is high। Which property of sound wave determine its pitch, loudness और pitch? यहाँ पे pitch की जगह frequency होना चाहिए था, कि frequency डिटरमाइन करती है कि which property of sound wave determine its loudness pitch। कौन सी प्रॉपर्टी loudness को डिटरमाइन करती है और कौन सी प्रॉपर्टी pitch को करती है, that's the question। loudness एम्पलीट्यूड से पता चलता है और पिच जो है फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। What would happen to the loudness of sound with increase in its frequency? Loudness will remain the same, क्योंकि loudness जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से पिच चेंज हो जाएगी, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ इट्स प्रोंग्स। जो ट्यूनिंग फॉक के दो प्रोंग्स हैं उसके मैस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ट्यूनिंग फॉक की। द ग्रेटर द मैस द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विच मीन्स द लोअर द पिच। जितना मैस उन प्रोंग्स का ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच उस इंस्ट्रूमेंट की कम होगी। दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।